हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक में ज्योग्राफी का चैप्टर 2 देखेंगे। इससे पहले जो है क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही कंप्लीट हो चुकी है और दोनों के प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप वहाँ से जो है जाकर वीडियो जो है सीक्वेंस में देखकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू जो है जाइए और एक एक वीडियो ध्यान से देखिए और अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि सी टेट का पेपर ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप यहाँ से जो है जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ज्योग्राफी में मैंने पूरी बुक से पढ़ाया है और जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आप केवल उसको देखें, इधर उधर मत जाइए, क्योंकि मैंने इस पर काम किया हुआ है और ये पॉइंट्स हाईलाइट किया है ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ सकें, अपना टाइम सेव कर सकें। और हिस्ट्री पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू पूरा वीडियो सीक्वेंस में देख सकते हैं और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। क्लास 7 थोड़ा सा टाइम लग गया इसके चैप्टर स्टार्ट करने में मुझे ड्यू टू सम रीज़न, बट अब जो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और सभी चैप्टर जो है आपको बेहतर तरीके से करवाए जाएंगे ताकि आप लोग जो है पेपर 2 जिनका एसएसटी है उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें और अपना फीडबैक जरूर दें। अगर वीडियो आपको लगता है कि यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो सी टेट की मेनली तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब पेपर ज़्यादा दूर नहीं है और उन लोगों को भी हेल्प मिल सके, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है, इससे आपको हेल्प मिल रही है, तो आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जो है वीडियो टाइम पर मिल सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है वो है 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। आज हम इसमें देखेंगे पृथ्वी के अंदर की संरचना को पढ़ेंगे कि पृथ्वि के अंदर जो है कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, मेटल, क्रोड। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा इनको समझेंगे कि ये कैसे बने हैं और इनको अच्छे से क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इससे घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम सब लोगों को वैसे तो पता है कि पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा अधिक है। भले ही पीने का पानी बहुत ही कम है, 1% ही बोला जाता है, लेकिन पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर और बाहर दोनों ही तरफ जो है क्रियाएं होती रहती हैं। उन्हीं क्रियाओं को हमें समझना है। सबसे पहले आप समझिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को। अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को देखें तो ये अगर हमारा ग्लोब है, इसमें देखिए कि ये जो है सबसे ऊपरी परत जो होती है पृथ्वी की, इसको हम ट्रायंगल में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये आप इस तरीके से इसको देखिए। तो जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत होती है, जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, उसे कहते हैं प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है भाग कौन सा आता है, मेटल का भाग आता है और सबसे नीचे जो है क्रोड का भाग आता है। क्रोड में हम आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी का भाग बहुत ही कम होता है, वो केवल होता है कितना, 1%। पूछा जाता है प्रॉपर्टी कितना परसेंट होता है तो वो है 1%। प्रॉपर्टी के बाद आता है हमारा मेटल, और मेटल जो है ये जो है कितना इसका भाग है, 85%। 85 और 84% बोला जाता है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो वो आपका करेक्ट होगा। थर्ड जो है हमारा क्रोड आता है और क्रोड का केवल कितना परसेंट है, 15%। कितना है, 15%। और वहीं अगर हम बात करें कि पृथ्वी के केंद्र अर्थात त्रिज्या की, तो इसके मतलब इसका रेडियस कितना है, वो है 6371 किलोमीटर। ये भी पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ मतलब अर्थ कितना है, पृथ्वी का रेडियस कितना है, तो वो है 6371 किलोमीटर। आप देखिए, अब इन हाईलाइटेड पॉइंट्स, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है, आपको केवल वो देखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इस पर मैंने काम किया हुआ है और ये आप पूरी बुक पढ़ने लगेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये पॉइंट्स आपके सामने हाईलाइटेड है तो आप केवल उनको पढ़िए, क्योंकि वो पूरे हाईलाइटेड मैंने चीज़ें की है जो पूछी जा सकती हैं और पूछे गए भी हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी। और ये सबसे पतली परत होता है और महाद्वीपीय संहति में इसका कितना, 35 किलोमीटर, और समुद्री सतह में ये कितना, 5 किलोमीटर तक है। और महाद्वीपीय संहति किससे बना हुआ है, तो ये सीएल से बना हुआ है। महाद्वीपीय संहति जो महाद्वीप है वो किससे बना हुआ है, सीएल से, अर्थात सिलिका तथा एल्यूमिनियम से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट।
थर्ड देखते हैं, थर्ड पॉइंट जो है महासागर की प्रॉपर्टी जो है, महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका तथा मैग्नीशियम से बनी हुई है। देखिए महासागर और महाद्वीप दोनों ही अलग अलग हैं। महाद्वीप की सतह मुख्य रूप से Cl से बनी हुई है। Cl मतलब सिलिका तथा एल्यूमिनियम, और वही सीमेंट तथा सिलिका तथा मैग्नीशियम। तो महासागर की प्रॉपर्टी जो है वो किससे बनी हुई है, सिलिका तथा मैग्नीशियम से बनी हुई है, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सीमेंट कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या है, वो मेटल होता है, और ये जो है 29,000 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। कौन, मेटल। मेटल जो है कितना, 29,000 किलोमीटर की गहराई तक जो है फैला हुआ है। देखिए जो ये महाद्वीपीय सहती है, ये जो महाद्वीपीय सहती है ये Cl से बनी हुई है, सिलिका तथा एल्यूमिनियम, और जो महासागरीय प्रॉपर्टी है वो किससे बनी है, सीमेंट, सिलिका तथा मैग्नीशियम से। इसलिए इसे सीमेंट सीमेंट किसे कहा जाता है, महासागरीय प्रॉपर्टी को, और महाद्वीपीय प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, Cl कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे ये मैंने बता दिया कि क्या होता है, मेटल, और ये 29,000 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, और इसके सबसे आंतरिक परत जो है वो क्या कहलाती है, क्रोड। सबसे अंदर जो है वो क्रोड है, और इसकी त्रिज्या जो है कि लगभग 3500 किलोमीटर है, और यह मुख्यतः निकेल तथा लोहे की बनी हुई है। मतलब कि जो उसकी क्रोड की त्रिज्या है वो कितना है, 3500 किलोमीटर है, और ये किससे बना हुआ है, ये भी आपसे पूछा जाता है, वो है निकेल तथा लोहे से, अर्थात निफे से। निफे से मतलब निकेल, और फे से मतलब फेरस, मतलब लोहा। तो निकेल तथा लोहे से ये बना हुआ है, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, निफे कहते हैं। और केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, कितना, बहुत ही ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, आपको ये जो त्रिज्या है, दो त्रिज्या है, एक होती है केंद्र की त्रिज्या अर्थात क्रोड की त्रिज्या। क्रोड की त्रिज्या कितनी है, 35,000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, तो वो है 6,371 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भाग जो है प्रॉपर्टी है, भूपर पट्टी है, 84% भाग जो है मेटल है, और 15% भाग जो है क्रोड है। 84 और 85 दोनों में से कोई सा भी आए वो आपका करेक्ट होता है। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे चलता है, तो होप सो ये अच्छे से आपको ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो गई होंगी। अब आगे समझिए कि जो मेटल है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो मेटल है, मेटल का जो ऊपरी वाला भाग है और भूपर पट्टी, ये पूरा मिलकर जो है स्थल मंडल का निर्माण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मेटल जो मेटल की ऊपरी परत है, मेटल का ऊपरी भाग और भूपर पट्टी मिलकर क्या बनता है, स्थल मंडल। और स्थल मंडल का निचला भाग, जो स्थल मंडल के नीचे वाला भाग है, वो 7 बड़े बड़े प्लेटों से मिलकर जो है निर्मित है, 7 बड़े बड़े प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, और सभी प्लेट जो है अंदर गति कर रहे हैं। और ये गति के कारण ही, मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट हमारी है थ्योरी है, उसके अंतर्गत 3 सीमाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि मैं आगे समझाऊंगी, आगे के चैप्टर्स में समझाऊंगी। तो जो इसकी 3 सीमाएं हैं वो भी हम पढ़ेंगे, साथ में ही हम उसमें भूकंप के बारे में पढ़ेंगे किस तरह से, वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। लेकिन आपको यहाँ पे बस सिर्फ केवल ये समझना है कि जो स्थल मंडल का निर्माण होता है वो किसे, मेटल के ऊपरी भाग और भूपर पट्टी मिलकर जो है स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। और मेटल के नीचे जो है 7 बड़ी प्लेटें मिलकर आपस में जो है टकराती रहती हैं, जिससे कि वो क्या होता है कि सीमाओं का निर्माण होता है, क्योंकि ये प्लेटें जो है नीचे जो है गति करती रहती हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा है खनिज और शैल। तो इसको देखिए पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो है, भूपर पट्टी जो है, वो अनेक प्रकार के शैलों से मिलकर बनी हुई है। जो ऊपरी परत है वो बहुत सारे शैलों से मिलकर बनी हुई है, और पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले जितने भी खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है, शैल कहा जाता है। अर्थात जो भूपर पट्टी जिससे बनी हुई है, वो भूपर पट्टी में पृथ्वी की प्रॉपर्टी को जितने भी खनिज पदार्थों से मिलकर बनी है, वो किसके द्वारा, वो प्राकृतिक पिंड जो है वो प्राकृतिक पिंडों के द्वारा बना है, और उन्हीं प्राकृतिक पिंडों को क्या कहा जाता है, शैल कहा जाता है। अर्थात वो पत्थरों से मिलकर बना है। तो ये शैल जो है विभिन्न रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार जो है शैल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार का बताया गया है। एक होता है अग्नीय शैल, और एक होता है अवसादी शैल, और एक होता है कायांत्रिक शैल। अग्नीय शैल मतलब इग्नियस जो रॉक होता है, अवसादी सेडिमेंट्री रॉक, और कायांत्रिक मतलब मेटामॉर्फिक
रॉक। तो इन तीनों के बारे में हम इसमें जो है डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मैंने अंडरलाइन की हुई है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो आग्नेय शैल है, अर्थात हमारा जो इग्नियस रॉक है उसके बारे में। जब मैग्मा, ये दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी होता है, अर्थात जब द्रवित मैग्मा जो है ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार बने शैलों को क्या कहा जाता है? आग्नेय शैल। जो मैग्मा है वो ठंडा होकर जब ठोस बन जाता है, चट्टान बन जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? आग्नेय शैल। ध्यान दीजिए, मैग्मा जब ठोस होकर चट्टान बन जाए तो वो क्या कहलाता है? इग्नियस रॉक, मतलब आग्नेय शैल। लेकिन इस आग्नेय शैल को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक और बहिर्भेदी। तो इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले कि जब मैग्मा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है, धरातल के नीचे ही ठंडा होकर चट्टान बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय शैल, अर्थात अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान भी इसे कहते हैं। इसका उदाहरण है बहुत ही अच्छा ग्रेनाइट। और जब मैग्मा धरातल के आसपास चट्टान में बदलता है उसे क्या कहते हैं? बहिर्भेदी। मतलब मैग्मा जब ऊपर चट्टान के आसपास, जब मैग्मा धरातल के आसपास ठंडा होकर चट्टान बन जाए तो वो क्या कहा जाता है? बहिर्भेदी। और जब मैग्मा अंदर ही चट्टान बन जाए, मैग्मा ठंडा होकर चट्टान बन जाए, तो वो अंतर्भेदी शैल कहलाता है। अब अंतर्भेदी बहिर्भेदी शैल तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पूछा जाता है इनका क्या है? एग्जाम्पल। तो जो बेसाल्ट है वो क्या है? बहिर्भेदी चट्टान का उदाहरण है। और वही ग्रेनाइट जो है वो अंतर्भेदी चट्टान का उदाहरण, मतलब अंतर्भेदी जो शैल है उसका उदाहरण है। अब एक चीज़ और पूछा जाता है, जो अग्नि चट्टानें हैं इनको जो है प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं और इनको जो है आधारभूत चट्टानें भी कहा जाता है, मतलब बेसिक रॉक्स भी कहते हैं। तो अग्नि चट्टानों को प्राथमिक रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और प्राथमिक शैल भी कहते हैं, और इसको जो है आधारभूत चट्टानें भी कहते हैं, आधारभूत शैल भी कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे अग्निय शैल के बारे में। अब हम देखते हैं अवसादी शैल। अवसादी शैल क्या है? तो वो देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये देखिए, वो सब कुछ मैंने बता दिया वैसे आप, लेकिन यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आप देख सकते हैं। जब द्रवित लावा, मतलब अर्थात द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है, अर्थात धरातल पर आता है, और वो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, चट्टान बन जाता है, और प्रॉपर्टी के इस प्रकार जो बने शैल है उसको क्या कहते हैं? बहिर्भेदी अग्निय शैल कहा जाता है। और इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, उदाहरण के लिए बेसाल्ट। अब एक आपसे चीज़ें पूछा जाता है कि दक्कन पठार किससे बना हुआ है, या बेसाल्ट शैलों से कौन सा पठार बना हुआ है? तो वो है दक्कन का पठार। ये जो है महाराष्ट्र में है और ये आपको पता होना चाहिए। अब अंतर्भेदी शैल भी मैंने बता दिया कि जो भूपर पट्टी के अंदर गहराई में ही जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और चट्टान का रूप ले लेता है तो उसे अंतर्भेदी चट्टानें कहते हैं, अर्थात अंतर्भेदी अग्निय शैल कहा जाता है। और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। वैसे इसमें आप देख सकते हैं, अंडरलाइन मैंने किया है, लेकिन आप नॉर्मल भाषा में समझिए कि अवसादी शैल क्या होते हैं। तो अवसादी शैल जो है वो चट्टानों का निर्माण, इन चट्टानों का जो निर्माण है विभिन्न प्रकार के अवसादों के जमाव के कारण होता है। अर्थात बहुत सारी जब अवसादें जम जाती हैं तो उसके कारण जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और इसमें जो है तरह तरह की परतों को देखा जाता है, और अवसादी चट्टानों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि अग्निय जो शैल हैं उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अवसादी चट्टानों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। और वहीं अग्निय चट्टानों में जो है खनिज पाए जाते हैं, खनिज की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। तो जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में, और इन्हें ही परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे लुढ़क कर चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद जो है हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जमा हो जाते हैं, और अवसाद दबकर कठोर होकर शैल की परतों का निर्माण करते हैं, अर्थात इसे परतदार चट्टान भी
कहा जाता है। इस प्रकार के शैलों को अवसादी चट्टान भी कहते हैं। तो नॉर्मल भाषा में भी मैंने समझा दिया और इसको जो है आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। एक बार और सुन लीजिए कि जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण या परतदार चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। इन चट्टानों का निर्माण जो है अवसादों के जमाव के कारण होता है और इसमें जो है तरह तरह के क्या देखे जाते हैं, परतें देखी जाती हैं और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो है जीवाश्म ईंधन है और ये किस में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये आपको सब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अग्नि एवं अवसादी शैल जब उच्च ताप एवं दाब के कारण कांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है, मतलब अग्नि और अवसादी चट्टानें जो हैं, जो शैल हैं, ये बहुत ही तेज तापमान और दाब के कारण किस में परिवर्तित हो जाती है, कांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। तो इन्हें जो है चिकनी मिट्टी स्लेट जो है वो चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आपके कई क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले जो है कांतरित शैल अर्थात कांतरित चट्टानें कौन सी होती है वो समझ लीजिए। कांतरित चट्टानों का निर्माण बहुत अधिक तापमान और दबाव के कारण होता है। जो अग्नि और अवसादी शैल हैं उनके उच्च ताप और दाब के कारण जो है कांतरित शैलों का निर्माण होता है। कैसे? अगर चिकनी मिट्टी स्लेट है उसमें उच्च ताप और दाब पड़े तो वो चूना पत्थर जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाएगा। चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर किसमें, संगमरमर में। तो चिकनी मिट्टी किसमें परिवर्तित होती है, स्लेट में। किसके कारण, कांतरित शैलों के कारण। उच्च ताप और दाब के कारण जो है चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित होती है। इसी प्रकार जो ग्रेनाइट है वो नीस में परिवर्तित हो जाता है। बेसाल्ट जो है एम्फीबोलाइट और गैब्रो जो है वो सर्पेटाइन में परिवर्तित हो जाता है। और बलुआ पत्थर का भी पूछा जाता है, वो कोटजाइट में परिवर्तित होता है। चूना पत्थर जो है संगमरमर में और शैल जो है वो तो बता ही दिया चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिए यहाँ हम देख सकते हैं शैलों का उपयोग हमारे लिए किस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इनका हम किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से घरों में इनका प्रयोग करते हैं वो बता रखा है और ये ऐसे पूछा नहीं जाता। आप देखिए शैल चक्र, ये हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आप शैल चक्र जो है देख लीजिए। शैल से मतलब कि शैल चक्र क्या होता है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाए, जब ये मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस बन जाता है तो वो अग्निय शैल बन जाता है। और यही अग्निय शैल जब छोटे छोटे टुकड़ों में, ये टुकड़े किनके कारण, ये वायु से, पानी से, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के जमाव के कारण या पेड़ पौधों के जमाव के कारण जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों जब एक जगह जमा होकर चट्टानों का रूप ले लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अवसादी शैल कहते हैं। और ताप एवं दाब के कारण जब अग्निय और अवसादी शैल कांतरित शैल में बदल जाए तो उसे क्या कहा जाता है, कांतरित शैल कहा जाता है। और फिर अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कांतरित शैल पुनः पिघल जाता है और वो मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर फिर अग्निय शैल का निर्माण करता है। इस प्रकार जो है ये चक्र चलता रहता है और इसे क्या कहते हैं, शैल चक्र। अब देखते हैं जो खनिज हैं। खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित रूप से भौतिक गुणधर्म और इनका रासायनिक मिश्रण होता है, मतलब इनका नाम होता है। और खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कुछ का उपयोग तो ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। देखो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये तीनों ही क्या है, जीवाश्म ईंधन। और ये कहाँ मिलते हैं, अवसादी चट्टानों में। और खनिज किस में मिलते हैं ज़्यादा मात्रा में, वो अग्निय शैलों में मिलते हैं। और वहीं कांतरित शैलों का निर्माण किससे, जैसे कि अगर शैल से स्लेट बनता है, अवसादी जो चट्टान है शैल, और उससे कांतरित शैल में अगर परिवर्तित होता है तो वो क्या बनता है, स्लेट। चूना पत्थर संगमरमर, ये याद कर लीजिए। बलुआ पत्थर कोटजाइट, और वहीं ग्रेनाइट नीस में, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट और गैब्रो जो है सर्पेटाइन। और 2-3 तो इसमें दे रखा है। तो जो मैंने बताया वो याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपको केवल CTET में ही। वैसे तो हम लोग मेनली CTET की अभी तैयारी कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो आगे जो है हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दिया है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि इग्नियस, ये लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द से ये भी सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। और मोटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है और ये मेटाफोरस से बना है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, जो उच्च ताप और दाब के कारण परिवर्तित होता है। होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, फीडबैक ज़रूर देना। और अगर पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।